हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश विद जीएसपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मुकुल अहिरवार है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 1 नाउन स्टार्ट कर दिया है और अभी तक हम नाउन के टोटल 5 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। हमने नाउन के लास्ट पार्ट 5 में नाउन की कैटेगरी नंबर 3 जिसमें हमने जेंडर केस कवर किया था। आई होप आपको वो पार्ट बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। आज हम नाउन का पार्ट 6 करेंगे जिसमें हम नाउन की कैटेगरी नंबर 3 का ही एक केसेस पार्ट रह गया था वो कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम केसेस की बात करें तो हमारे जो केसेस होते हैं इंग्लिश ग्रामर में वो 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव, तीसरा वोकेटिव एंड लास्ट पजेसिव केस। तो चलिए इनको एक एक करके हम समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सब्जेक्टिव केस की बात करते हैं। सब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव केस के नाम से भी जानते हैं और सब्जेक्टिव केस को समझने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। हमें ये पता होना चाहिए कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता क्या है। क्लियर? तो आइए सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट समझा देता हूँ कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो अगर हम बात करें सब्जेक्ट की कि भाई किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, तो सब्जेक्ट को पहचानना बहुत ही आसान है। ठीक है, सब्जेक्ट को पहचानना बहुत ही आसान है और सब्जेक्ट को हम सिर्फ 2 बातों से पहचान सकते हैं। अगर हमें ये 2 बातें पता होंगी तो किसी भी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को बहुत आसानी से पकड़ लेंगे कि भाई ये सब्जेक्ट है। तो वो 2 बातें कौन कौन सी हैं? देखिए, सेंटेंस में जो भी एक्शन हो रहा हो, मतलब सेंटेंस को पढ़कर आपको ये पता चल रहा हो कि भाई काम हो क्या रहा है ना, काम हो क्या रहा है। तो सेंटेंस में अगर कोई भी एक्शन हो रहा हो तो उस एक्शन को करने वाला, है ना भाई, उस एक्शन को करने वाला हमारा सब्जेक्ट होता है। मैं रिपीट कर देता हूँ, सेंटेंस में किसी काम को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। किसी काम को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। तो जो हमारा डूअर होता है, डूअर मतलब करने वाला, और करने वाला क्या? एक्शन। एक्शन मतलब काम। कोई भी काम हो रहा हो तो वो हमारा क्या होता है भाई? उस काम को करने वाला हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट। ये तो हो गई भाई एक बात। अब दूसरी बात क्या है? अगर दूसरी बात की बात करें, अगर दूसरी बात की बात करें, वाह, दूसरी बात की बात करें, तो अगर दूसरी बात की बात करें तो सब्जेक्ट को पकड़ने का दूसरा तरीका यह है कि सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आएगा। सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आएगा। क्या बताया मैंने? सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आएगा। वर्ब से पहले। भाई मैं आपको जो भी हिंदी में बताता हूँ ना, उसको आप एक साइड में जो है नोट डाउन जरूर करें। जिससे क्या होगा, आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। जब भी आप नोट्स खोलेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। सर ने यहाँ पर ये बोला था कि भाई वर्ब से पहले जो है वो सब्जेक्ट आता है। ठीक है ना? तो भाई अब यहाँ पर देखा जाए, अगर आपने ध्यान दिया हो कि ये मैंने बोली कि भाई 2 बात होती हैं, है ना, कि पहली बात ये कि काम को करने वाला हमारा सब्जेक्ट होता है। किसी भी काम को करने वाला हमारा सब्जेक्ट होता है। दूसरी बात मैंने ये कही कि भाई सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आता है ना। ये 2 बात कही। लेकिन आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की, मैं यहाँ पर आपको कुछ अलग नहीं बता रहा। मतलब मैं आपको 2 बातें बता रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में बात ये है एक, सिर्फ एक बात है। वो बात क्या है? देखो, मैंने आपको यहाँ पर बताया कि काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है। तो भाई जो हमारी वर्ब होती है वही तो हमारा एक्शन बताती है ना भाई। वर्ब होती क्या है हमारी? वर्ब हमारी भाई यही तो होती है कि वर्ब हमें एक्शन बताती है। क्लियर? तो भाई सब्जेक्ट को पकड़ने के लिए सीधी सी बात यह है कि आप ये देखें कि जो वर्ब है, जो कार्य हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, वो कर कौन रहा है। तो जो किसी काम को कर रहा होगा सेंटेंस में, काम को करने वाला, ध्यान रखिए, काम को करने वाला ही हमारा क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। क्लियर? तो अभी मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगा। मैंने लिखा कैट कॉट आ रैट, मतलब बिल्ली ने एक चूहे को पकड़ा। कॉट हमारा क्या हो गया भाई? पकड़ना। तो कॉट हमारा हो गया भाई क्या? वर्ब।
क्योंकि काम जो हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है भाई, पकड़ने का, तो ये हो गया भाई हमारा क्या, वर्ब। और वर्ब से पहले कौन आ रहा है भाई, कैट, है ना भाई। वर्ब से पहले कौन आ रहा है भाई, कैट, तो ये कैट हमारा क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस। क्या हो गया भाई, सब्जेक्टिव केस। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात बता देता हूँ, यहाँ पर है कैट कॉट अ रैट, मतलब बिल्ली ने चूहे को पकड़ा। तो भाई चूहे को पकड़ने का काम कौन कर रहा है, बिल्ली कर रही है ना भाई। कैट कॉट अ रैट मतलब बिल्ली ने चूहे को पकड़ा, तो चूहे को पकड़ने का काम कौन कर रहा है भाई, कौन कर रहा है, बिल्ली। तो जो हमारी बिल्ली होगी वो हमारी क्या होगी भाई, सब्जेक्टिव केस हो गई। क्लियर, वो हमारी क्या होगी, सब्जेक्ट हो गई। इतना समझ में आ गई। तो सब्जेक्टिव केस क्या होता है कि जब हमारा नाउन एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में आता है तो वो हमारा होता है सब्जेक्टिव केस। तो इसको भी लिख देते हैं भाई, व्हेन नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। भाई ये ना सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव थोड़े से कंफ्यूजिंग है ना। स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा लेट समझते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे ना तो आपको एक बार में समझ आ जाएगा। तो भाई सब्जेक्टिव केस को हमने क्या लिखा, व्हेन नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, मतलब जब नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज होता है। तो यहाँ पर हमारा नाउन क्या है, सब्जेक्ट है ना भाई, वर्ब से पहले आया है तो हमारा क्या हो गया भाई, ये सब्जेक्टिव केस हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। तो फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ, फाइनल कंक्लूजन ये हुआ कि भाई जो हमारा सब्जेक्टिव केस होता है ना, उसमें हमारा जो नाउन है, ठीक है, वो एज अ सब्जेक्ट यूज होता है और वो हमारा वर्ब से पहले आता है। और सब्जेक्ट होता क्या है, किसी भी काम को करने वाला हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस। बात करते हैं किसकी, ऑब्जेक्टिव केस की। तो भाई जैसे हमारा सब्जेक्टिव केस था, इसका उल्टा ही हमारा क्या भाई, ऑब्जेक्टिव केस है। उल्टा कैसे है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन की बात करें, व्हेन नाउन, अभी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दूंगा। व्हेन नाउन इज यूज्ड एज आ ऑब्जेक्ट, जब हमारा नाउन कैसा यूज होता है भैया, ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। ठीक है भाई। अब भाई ये ऑब्जेक्ट होता क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, जैसे हमने सब्जेक्ट को समझा वैसे हम ऑब्जेक्ट को समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट भाई देखो भाई, ऑब्जेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले भाई सब्जेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। और हमने सब्जेक्ट को क्या समझा कि भाई सेंटेंस में जो भी कोई काम हो रहा है और उस काम को जो करने वाला है वो हमारा क्या है भाई, सब्जेक्ट। क्लियर, मतलब काम को करने वाला हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। लेकिन किसी सब्जेक्ट के द्वारा जो काम हो रहा है और उस काम की वजह से जिस चीज़ पर प्रभाव पड़ता है वो होता है हमारा क्या भाई, ऑब्जेक्ट। क्लियर, रिपीट कर देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। देखिए, सब्जेक्ट की वजह से जिस चीज़ पर प्रभाव पड़ता है, जिस चीज़ पर असर पड़ता है, वो होता है हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। इसको और आसान तरीके से आपको समझा देता हूँ। सब्जेक्ट जब भी कोई काम करता है और उस काम के वजह से अगर किसी दूसरी चीज़ पर, किसी दूसरे नाउन पे जो है फ़र्क पड़ता है तो होता है हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। और अच्छे से समझा देता हूँ भाई, सब्जेक्ट की वजह से ऑब्जेक्ट पर फ़र्क पड़ता है। अब ये फ़र्क कैसे पड़ता है ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू जो है समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने जो बात कही वो यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि भाई याद रहे। देखो भाई, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है कि भाई जो भाई अफेक्ट होता है, अफेक्टेड बाय एक्शन। ठीक है भाई। और डूअर, मतलब डूअर हमारा कौन हो गया भाई, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को मैंने बताया ना डूअर कहते हैं कि भाई काम करने वाला। तो भाई हम ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे भाई, ऑब्जेक्ट हमारा वो होता है जो भाई अफेक्टेड बाय एक्शन, मतलब जिस चीज़ पर सब्जेक्ट की वजह से असर पड़ता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इतनी बात क्लियर। चलो भाई दूसरी बात देख लेते हैं। दूसरी बात ये कि ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आएगा। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा वर्ब के बाद में आएगा। ठीक है, सीधी सी बात है भाई, पहले कोई काम होगा तभी तो उस पर असर पड़ेगा, है ना। पहले भाई काम होगा तभी उस पर असर पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि पहले असर पड़ जाए फिर बाद में काम हो। समझ रहे हो आप। मैं आपको एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, उससे आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा से देखें, है ना, डाउट ना रखें मन में। देखिए भाई, एग्जाम्पल हम यही ले लेते हैं, कैट कॉट आ रैट, मतलब बिल्ली ने चूहे को पकड़ा। तो भाई यहाँ पर हमारी वर्ब क्या है, कॉट, ठीक है भाई, ये हमारी वर्ब हो गई। और यहाँ पर पकड़ने का काम कौन कर रहा है भाई, कैट, तो ये हमारी हो गई भाई सब्जेक्ट। ये तो हमने भाई अपने पहले एग्जाम्पल में देख लिया। लेकिन बिल्ली ने किसको पकड़ा भाई, चूहे को पकड़ा, है ना। और चूहे पर असर आ रहा है कि भाई चूहा जो है उसके पकड़ में आ गया ना। तो जो असर पूरा का पूरा किस पे हो रहा है, पकड़ने का असर किस पे हो रहा है भाई, रैट पर। किस पे हो रहा है, रैट पर। तो ये हमारा हो गया क्या भाई, ऑब्जेक्ट। क्या हो गया भाई हमारा ये ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के काम करने की वजह से उस पर असर पड़ता है। भाई सब्जेक्ट ने पकड़ने का काम किया तभी ऑब्जेक्ट जो है वो पकड़ा गया। अगर ये पकड़ने का काम नहीं करता तो ये चूहा भी पकड़ा नहीं जाता। क्लियर। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ मोहन ने आम खाया, तो भाई यहाँ पर आम को खाने का काम कौन कर रहा है, मोहन। तो यहाँ पर मोहन हमारा क्या हो गया भाई, सब्जेक्ट। लेकिन भाई मोहन खा किसको रहा है, वो खा रहा है भाई आम को। तो भाई मोहन की वजह से असर किस पर पड़ रहा है, आम पर, है ना भाई। तो यहाँ पर जो हमारा आम हो गया वो हमारा क्या हो गया भाई, ऑब्जेक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको अब ये ऑब्जेक्टिव केस जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम वोकेटिव केस की बात करते हैं। वोकेटिव केस की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही आसान है, ये बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न वाला नहीं है। और इसको हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपका नाम राम है और आप मेरे सामने बैठे हैं, ठीक है। आपका नाम राम है और आप मेरे सामने बैठे हैं। अब मुझे आपसे एक पानी का गिलास मंगवाना है। अब मुझे आपसे एक पानी का गिलास मंगवाना है। तो भाई मैं आपसे पानी का गिलास दो तरीके से मंगवा सकता हूँ, ठीक है। कैसे मंगवा सकता हूँ, दो तरीके से। पहला तरीका क्या, तो पहला तरीका ये कि मैं आपसे बोलूँ कि आप मेरे लिए एक गिलास पानी ले आइए, है ना भाई। मैं आपसे बोलूँ आप मेरे लिए एक गिलास पानी ले आइए। तो पहला तरीका तो भाई ये हो गया। दूसरा तरीका क्या, मैं आपसे बोलूँ राम आप मेरे लिए एक गिलास पानी ले आइए। क्या कहा मैंने, राम आप मेरे लिए एक गिलास पानी ले आइए। तो भाई इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि पहले वाले सेंटेंस में मैंने आपका नाम नहीं लिया था, फिर भी आप समझ गए थे कि भाई मैं आपको ही बोल रहा हूँ। क्यों, क्योंकि आप मेरे सामने बैठे हुए थे और मैं आपसे ही बात कर रहा था, कोई और दूसरा तो था नहीं। लेकिन दूसरे सेंटेंस में मैंने आपका नाम लिया और कहा राम आप मेरे लिए पानी ले आइए। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, यहाँ पर मैंने आपका नाम एक्स्ट्रा ले लिया, है ना। आपको मतलब आपके नाम से बुलाया, आपके नाम से पुकारा, समझ रहे आप। तो सेंटेंस में ध्यान से सुनिएगा, जब सेंटेंस में किसी भी नाउन का नाम लेकर उसको एड्रेस किया जाता है, नाम लेकर पुकारा जाता है, तो वो होता है हमारा क्या भाई, वोकेटिव केस। क्लियर। क्या होता है भाई, वोकेटिव केस। एक बार एक लाइन में और बता देता हूँ। जब किसी सेंटेंस में हम किसी भी नाउन का पर्टिकुलर नाम लेकर उसको संबोधित करते हैं, उसको पर्टिकुलर नाम लेकर उसको बुलाते हैं, उसको पर्टिकुलर उसका नाम लेकर उसको एड्रेस करते हैं, तो हम उस केस में कहते हैं कि भाई वो केस हमारा क्या है, वोकेटिव केस है। क्लियर। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। देखो भाई, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वोकेटिव केस, व्हेन नाउन इज एड्रेस्ड बाय हिज हर इट्स नेम। ठीक है भाई, जब नाउन को उसके नेम से बुलाया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, राम यू मस्ट स्टे इन द हाउस ड्यूरिंग लॉकडाउन। हालांकि अब तो लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, अच्छी बात है। क्या लिखा भाई हमने, राम यू मस्ट स्टे इन दी हाउस ड्यूरिंग लॉकडाउन। राम तुम्हें लॉकडाउन के दौरान अपने घर में ज़रूर रहना चाहिए, है ना। राम तुम्हें लॉकडाउन के दौरान अपने घर में ज़रूर रहना चाहिए। अब इस सेंटेंस की अगर हम बात करें, अगर इस सेंटेंस में राम का मैं नाम ना लेता, हालांकि राम का नाम लेना चाहिए, लेकिन
राम का अगर मैं नाम ना लूँ और उसको खाली इतना बोलता यू मस्ट स्टे इन दी हाउस ड्यूरिंग लॉकडाउन, तब भी भाई वो समझ जाता कि मुझे ही बोल रहे हैं, है ना। लेकिन मैंने स्पेशल जो है राम का नाम लिया, उस व्यक्ति का नाम लिया, उस पर्सन का नाम लिया और उसको मैंने क्या किया भाई, एड्रेस किया, ठीक है भाई, उसको संबोधित किया। तो भाई 100 बात की एक बात, वोकेटिव केस में हम किसी भी नाउन को उसके नाम से संबोधित करते हैं, किसी भी नाउन का हम नाम लेते हैं। क्लियर। अब हम अपना जो लास्ट फोर्थ बचा है पजेसिव केस, उसकी बात करते हैं। देखिए अगर हम पजेसिव केस की बात करें तो पजेसिव केस जो है वो नाउन की जड़ है, सीधी सी बात ये, ठीक है। पजेसिव केस जो है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी इंग्लिश स्पोकन में। जी हाँ, ये मैं नहीं, ये जितनी भी रिसर्चेस हुई हैं वो ये कहती हैं कि भाई जिसको पजेसिव केस अच्छे से समझ आ गया और वो पजेसिव केस के रूल्स को अपनी स्पोकन में यूज़ करते हैं, अच्छी तरीके से उसको यूज़ में लाते हैं, तो उनकी जो स्पोकन का लेवल है वो 40% तक बढ़ जाता है, ठीक है भाई। तो पजेसिव केस जो है ये अपने आप में एक कंसेप्ट है, इसको मैं अभी एक थोड़ा सा समझा देता हूँ, इसका थोड़ा सा बस डेफिनेशन बता देता हूँ आपको कि ये पजेसिव केस होता क्या है। और जो हमारा नाउन का नेक्स्ट पार्ट 7 आएगा उसमें मैं आपको पूरा का पूरा पजेसिव केस ही कराऊंगा, ठीक है, उसमें मैं पजेसिव केस ही पूरा कवर कराऊंगा। लेकिन अभी पार्ट 6 में हम इसको छोड़ तो सकते नहीं है, तो भाई यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्लियर। तो भाई अगर हम पजेसिव की बात करें तो पजेसिव बना है पजेशन से, और पजेशन का मतलब होता है हक जताना। क्लियर भाई। तो पजेसिव केस ऐसे नाउन होते हैं जो नाउन अपना हक किसी दूसरे नाउन पर जताते हैं, सीधी सी बात ये है, ठीक है। जैसे वो सिर्फ मेरी है, उसको पहन मत लियो, वो लाल शर्ट जो है वो मेरी है, समझ रहे हो, गलत ना ले जाए भाई। तो यहाँ पर क्या है, मैं हक जता रहा हूँ उस रेड शर्ट पर, क्लियर, कि भाई वो सिर्फ मेरी है, वो लाल शर्ट जो है वो मेरी है, समझ लो आप। तो पजेसिव का मतलब होता है पजेशन, अपना हक जताना, ठीक है। पजेसिव केस शोज possession of person, प्लेस और थिंग, मतलब नाउन की possession, THING, ठीक है भैया। तो पजेसिव केस क्या होता है, ये भाई शो करता है possession, शो करता है, ये क्या करता है शो, ये possession शो करता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम भाई, पजेसिव केस जो है ना ये अपने आप में मतलब बहुत बड़ा कंसेप्ट है और इसको हम अगली क्लास में पूरा डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। तो पार्ट 7 तो भाई बिल्कुल ना छोड़ें, और भाई वीडियोस को सीक्वेंस में देखें, ये नहीं कभी मन किया तो पार्ट 3 देख लिया, कभी मन किया पार्ट 5 देख लिया, ठीक है ना। अगर आप बीच बीच में ऐसे देखेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तुरंत वीडियो को जो एग्जिट करें, कोई फ़ायदा नहीं ऐसे देखने का। तो भाई पजेसिव केस का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे मैंने लिखा, क्या मैंने लिखा, टियाज हाउस, ठीक है भाई, मतलब टिया का घर। और पजेसिव केस को जो शो करता है वो ये करता है एपोस्ट्रोफी एस, क्या करता है भाई, एपोस्ट्रोफी एस, इसको हम बोलते हैं एपोस्ट्रोफी एस, APOSTHROPHE, एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है भाई, एपोस्ट्रोफी एस। तो क्या चीज़ है भाई, ये हमारा होता है पजेसिव केस। अभी मैंने आपको बहुत जल्दी में समझा दिया है क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम इसको डिटेल में पार्ट 7 में कवर करेंगे, ठीक है। तो पार्ट 7 में, नाउन के पार्ट 7 में मैं आपको पजेसिव केस पूरा डिटेल में कराऊंगा, क्योंकि यही तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये पजेसिव केस जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो भाई ये था नाउन का पार्ट नंबर 6। उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आज आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। फिर भी आपको किसी टॉपिक में डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि जब भी आप मेरी वीडियोस को देखें, साथ में नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठें ताकि आप इन वीडियोस को नोट डाउन कर सकें। अगर आप नोट्स तैयार करते हुए चलेंगे तो आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो शेयर करें ताकि इस लॉकडाउन के हार्ड टाइम में वो भी इंग्लिश ग्रामर फुल कोर्स का लाभ उठा सकें। साथ ही साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।